सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग संयुक्त अधिवेशन पढ़ेंगे। धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, राष्ट्रपति किस प्रकार से अध्यादेश जारी करते हैं, उनके पास क्या क्या वीटो पावर है, ये सारा आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है। तो संयुक्त अधिवेशन क्या होता है कि जब लोकसभा के दोनों सदन संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को जब एक साथ बिठाया जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं। ये मुख्यतः कब होता है कि जब लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदन में विवाद हो जाए, किसी विधेयक को लेकर विवाद हो जाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों को एक साथ बिठाते हैं एक जगह पे, उसी को बोला जाता है संयुक्त अधिवेशन। तो आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है। इसमें संसद के संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है, इसे ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। ये ध्यान देना है कि संयुक्त अधिवेशन जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और यह तब बुलाया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो हम लोग पढ़े भी हैं पीछे की लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो कुल मिलाकर संयुक्त अधिवेशन क्या हो गया कि जब भी कोई भी सदन में कोई विधेयक आता है लेकिन वह विधेयक में विवाद हो जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों सदन को एक जगह बिठाते हैं, उसी को बोला जाता है संयुक्त अधिवेशन बोला जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब यहाँ पे तीन कंडीशन है कि तीन स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। पहला क्या होता है कि किसी सदन द्वारा अगर पारित विधेयक जो होता है वह दूसरा सदन स्वीकार करने से इनकार कर देता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई विधेयक है जो कि लोकसभा से पारित हो गया लेकिन राज्यसभा उसको अस्वीकार कर देता है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को एक जगह पे बिठाते हैं और वहाँ पे वोटिंग कराते हैं। सेकंड केस कि अगर एक सदन द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है लेकिन दूसरा सदन उस विधेयक को 6 माह से अधिक तक अपने पास रख लेता है, तो उस स्थिति में फिर से संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और तीसरा केस क्या हो गया कि एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन मानने से इनकार कर देता है, तो उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन के बारे में हमारे देश के संविधान 108 में बताया गया है। और यह कब आता है, जब सदन में विवाद उत्पन्न हो जाता है। बुलाता कौन, इसको ध्यान देना है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाते कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और ये तीन स्थिति में बुलाया जाता है। पहला हो गया हम लोग के पास कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन अस्वीकार कर देने पर, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह से अधिक के रोक लेता है। और तीसरा हो गया एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन मानने से इनकार कर दे। इन तीनों स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। रिमार्क्स में क्या है, तो जब संविधान संशोधन का मैटर हो, यानी कि संविधान में संशोधन करना हो, या फिर धन विधेयक हो, या फिर महाभियोग, ये तीनों कंडीशन पे संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकता है, क्योंकि संविधान संशोधन काफ़ी बड़ा है। अगर इसमें लोकसभा के बहुमत से अगर हम संविधान संशोधन कर देंगे तो इस स्थिति में तो अभी मोदी गवर्नमेंट सारा चीज़ को संशोधन कर देंगे। तो ऐसे स्थिति में संविधान संशोधन हो या फिर धन विधेयक हो या फिर महाभियोग हो, इसी स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बिठाकर संयुक्त अधिवेशन बुलाकर ही संशोधन किया जा सकता है। अब धन विधेयक, तो धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, इसको अभी समझेंगे हम लोग। तो धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में इसका परिभाषा दिया गया है। और इसका प्रावधान क्या है कि किस चीज़ को हम धन विधेयक बोलेंगे, तो किसी कर को लगाया जाना, समाप्त किया जाना, या फिर परिवर्तित किया जाना या नियमित किया जाना। यानी कि सिंपल सा बात है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी टैक्स लगाते हैं या फिर कोई भी टैक्स खत्म करते हैं तो वो टैक्स जो होगा वो क्या कहलाएगा हम लोग का, उससे संबंधित जो विधेयक आएगा वो क्या कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। फिर से बता रहे हैं कि अगर किसी भी प्रकार का कर लगाया जा रहा है या फिर किसी भी प्रकार का कर हटाया जा रहा है तो उससे संबंधित जो भी विधेयक प्रस्तुत होगा, यानी कि उस कर को लगाने के लिए जो विधेयक प्रस्तुत होगा उसी विधेयक को हम लोग क्या बोलेंगे, धन विधेयक बोलेंगे। और केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विनिमय, फिर भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में धन जमा करना, उसमें से धन निकालना, या उस धन की अभिरक्षा से संबंधित कोई प्रावधान बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है संचित निधि। तो संचित निधि क्या हो गया, तो इसका चर्चा हम लोग का आर्टिकल 266 का 1 में किया गया। इसके अनुसार क्या हो गया कि सरकार को जो भी राजस्व मिलता है, जैसे कि हो गया सीमा शुल्क हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, या फिर आयकर हो गया, संपदा शुल्क, तो ये सब शुल्क सरकार द्वारा जो भी ऋण का वसूली किया जाता है तो उससे जो भी धन प्राप्त होता है, यानी कि कुल मिला के सरकार के द्वारा जो भी सीमा शुल्क हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, या फिर किसी भी चीज़ से जो ऋण प्राप्त होता है वो सब जो वसूल किया जाता है
जो धन प्राप्त होता है वो सभी कहाँ पे जमा होते हैं, तो संचित निधि में जमा होते हैं। तो सिंपल सा संचित निधि को हम लोग बोल सकते हैं कि भारत का खजाना है, सरकार का खजाना है संचित निधि। आकस्मिक निधि क्या हो गया, तो अर्जेंट में जहाँ से हम लोग पैसा निकाल सकते हैं उसको बोलते हैं आकस्मिक निधि। तो भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में धन जमा करना, उसमें से धन निकालना या धन की अभिरक्षा से संबंधित कोई भी अगर प्रावधान है तो वो भी किस में आता है, तो वो भी हम लोग का आ जाता है धन विधेयक में आ जाता है। तो धन विधेयक में क्या हो गया कि सरकार जो भी कर लगा रहे हैं या फिर कोई भी कर समाप्त कर रहे हैं, उससे संबंधित जो भी विधेयक है वो हम लोग का धन विधेयक हो गया। प्लस की संचित निधि में या फिर आकस्मिक निधि में जो धन हम लोग जमा करते हैं या फिर जो धन हम लोग निकालते हैं, उससे संबंधित जो विधेयक हो गया वो हम लोग का कहलाएगा धन विधेयक हो जाएगा। और भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग और किसी व्यय को भारत की संचित निधि में भारित व्यय घोषित करना, इसको ऐसा समझ लेते हैं कि हम लोग कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किए हैं, मतलब गवर्नमेंट हम लोग ने, भारत की सरकार जो है वो मान लीजिए कि किसी से लोन लिए है, कोई अन्य देश से लोन लिए है, तो वो लोन भी कौन चुकाएगा, भारत का सरकार ही चुकाएगा। तो वो पैसा कहाँ से देंगे, संचित निधि से देंगे। तो उसके लिए जो भी विधेयक होगा वह विधेयक कहलाएगा धन विधेयक। तो धन विधेयक में क्या क्या हो गया कि सरकार के द्वारा जो भी कर लगाया जाता है या फिर जो भी कर समाप्त किया जाता है, उससे संबंधित जो भी विधेयक होते हैं उसको हम लोग धन विधेयक बोलते हैं। इसके अलावा सरकार संचित निधि या फिर आकस्मिक निधि में धन निकालते हैं या फिर धन जमा करते हैं, उससे संबंधित जो विधेयक होगा वो धन विधेयक कहलाता है। संचित निधि मतलब क्या हो गया कि सरकार का जो भी सीमा शुल्क हो गया या फिर उत्पाद शुल्क हो गया या फिर जो भी उनको पैसा मिलता है, वो सारा धन जिस जगह पे वो एकत्र करते हैं वो कहलाता है संचित निधि। यानी कि शॉर्ट में अगर बोले तो वो भारत सरकार का खजाना बोल सकते हैं हम लोग। आकस्मिक निधि क्या हो गया कि हम लोग को अर्जेंट में पैसा की ज़रूरत है, तो हम लोग जहाँ से पैसा निकालते हैं उसको बोलते हैं आकस्मिक निधि। इसके अलावा क्या हो गया कि सरकार का व्यय, यानी कि सरकार कहीं से ऋण लिए हैं तो वो भी कहाँ पे, संचित निधि पे ही भारित होता है, यानी कि संचित निधि से ही दिया जाता है। तो उससे संबंधित जो भी विधेयक होता है वो कहलाता है हम लोग का धन विधेयक। तो हम लोग का धन विधेयक जो था वो अनुच्छेद 110 में बताया गया था, इसका परिभाषा दिया गया था कि कौन कौन सा विधेयक धन विधेयक है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 110 के 2 में बताया गया है कि कौन कौन सा विधेयक जो है वो धन विधेयक नहीं होगा। तो जैसे कि उसका संबंध किसी जुर्माने या आर्थिक दंड के साथ है, यानी कोई जुर्माना या फिर आर्थिक दंड के लिए कोई विधेयक है तो वो हम लोग का धन विधेयक में नहीं आएगा। उसका संबंध सेवाओं या लाइसेंसों की फीस के साथ है। उसका संबंध किसी स्थानीय निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए कोई कर लगाने, हटाने, परिवर्तित करने या विनियमित करने से, यानी कि स्थानीय निकाय मतलब कि समझ लीजिए कि पंचायत, अगर पंचायत कोई कर लगा रहा है या हटा रहा है या चेंज कर रहा है तो उससे संबंधित जो भी विधेयक होगा वो हम लोग का धन विधेयक में नहीं आएगा। फिर है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस निर्णय को किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हो गया कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका डिसीजन कौन लेता है, इसका निर्णय कौन करता है, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। ये ध्यान देना है। तो अभी तक हम लोग जितना भी पढ़ें, यहाँ से कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं कि धन विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या नहीं है। पूछेगा तो आर्टिकल पूछेगा कि कौन सा आर्टिकल में धन विधेयक के बारे में बताएगा, एक चीज़। सेकंड चीज़ हो गया क्या कि धन विधेयक है कि नहीं है, इसका डिसीजन कौन लेता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। बाकी धन विधेयक क्या है और कौन सा वाला धन विधेयक नहीं है, इसको हम लोग जान लेते हैं ताकि हम लोग का मेंस के राइटिंग के समय बहुत सारा चीज़ ईजी हो जाएगा। आगे है धन विधेयक को मंत्री ही पेश कर सकता है और धन विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या मेन फैक्ट आ गया कि सबसे पहला चीज़ कि धन विधेयक जो है वो हम लोग का आर्टिकल 110 में परिभाषा दिया गया है, यानी कि 110 में धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा। सेकंड चीज़, अनुच्छेद 110 के 2 में बताया गया है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। थर्ड चीज़ कि धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष लेंगे। फोर्थ चीज़ कि धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अब है कि यहाँ पे राज्यसभा का क्या रोल प्ले है। तो राज्यसभा जो वो किसी भी धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकता है, वह केवल सिफारिश कर सकता है। यानी कि धन विधेयक के मामले में अगर राज्यसभा का लोकसभा से कंपैरिजन किया जाए तो राज्यसभा के पास लोकसभा से कम शक्ति है। किसके मैटर में, तो धन विधेयक के मैटर में। क्यों, क्योंकि कोई भी धन विधेयक पर राज्यसभा ना तो अपना ना तो उसको अस्वीकृत कर सकता है और ना ही उस पर संशोधित कर सकता है, बशर्ते राज्यसभा लोकसभा को कुछ राय दे सकता है कि आप इसमें इस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, बाकी लोकसभा माने
या ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि वो केवल सिफारिश कर सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है और इसके बाद विधेयक को पारित समझा जाता है। अब ऐसा हो गया क्या कि मान लीजिए कि कोई विधेयक है जो कि धन विधेयक है, वो लोकसभा से पारित हो गया, अब जाएगा कहाँ पे, राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा में अगर उस विधेयक को यानी कुछ धन विधेयक को 14 दिन से अधिक अपने समय तक रख लेता है और वो 14 दिन से पहले ना तो कुछ राय देता है और ना ही कोई सिफारिश देता है, तो उस स्थिति में उस विधेयक को पारित समझा जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है, इसके बाद विधेयक को पारित समझा जाता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो कुल मिला के क्या हो गया कि जो धन विधेयक है उसमें राज्यसभा को लोकसभा से कम शक्ति प्रदान किया गया है। अब है अनुच्छेद 111। तो 108 में हो गया हम लोग का संयुक्त अधिवेशन, 110 में हो गया हम लोग का धन विधेयक और 111 में आ जाएगा हम लोग का वीटो पावर। तो अनुच्छेद 111 विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। तो किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति 3 प्रकार की प्रतिक्रिया कर सकते हैं। एक हो गया हम लोग का अत्यंतकारी वीटो, सेकंड हो जाएगा हम लोग का निलंबनकारी वीटो, थर्ड हो जाएगा जेबी वीटो। तो अत्यंतकारी वीटो में क्या हो गया कि इसमें राष्ट्रपति जो है वो किसी भी विधेयक को पूरी तरह से रद्द कर देते हैं। निलंबनकारी वीटो में क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को एक बार फिर से विचार करने के लिए यानी कि पुनः विचार करने के लिए लौटा सकते हैं। और थर्ड क्या हो गया जेबी वीटो। तो जेबी वीटो में क्या करते हैं, राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, यानी कुल मिला के वो जेबी वीटो में ना तो हाँ बोलते हैं और ना तो ना बोलते हैं। तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का शक्ति आ गया वीटो पावर के अंतर्गत। एक अत्यंतकारी वीटो आ गया जिसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक को रद्द कर सकते थे, लेकिन इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाप्त कर दिया। तो अत्यंतकारी वीटो क्या हो गया, इसके द्वारा राष्ट्रपति विधेयक को रद्द कर देते हैं और 42वां संविधान संशोधन द्वारा यह समाप्त कर दिया गया। फिर आता है निलंबनकारी वीटो। तो निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति क्या करते हैं, फिर से एक बार विचार करने के लिए वापस भेजते हैं, यानी कि कोई ऐसा विधेयक है जो कि लोकसभा से पारित हो गया है, राज्यसभा से पारित हो गया है, अब किसके पास जाएंगे, राष्ट्रपति के पास, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तब तक वह विधेयक कानून नहीं बनेगा। तो राष्ट्रपति के पास जैसे ही जाएगा तो राष्ट्रपति को अगर लगता है कि इसमें कोई संशोधन करना चाहिए तो वो उस स्थिति में उसको फिर से विचार करने के लिए वापस भेज सकते हैं। तो निलंबनकारी वीटो में क्या हो गया कि इसके द्वारा राष्ट्रपति विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। और जेबी वीटो में क्या हो गया कि इसके द्वारा राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, यानी कि वो अपना सहमति भी नहीं देते हैं और विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजते हैं। तो आर्टिकल 111 में क्या हो गया हम लोग का, विधेयक पर राष्ट्रपति का अनुमति। अब आता है अनुच्छेद 112 जो कि हम लोग का बजट के बारे में बात करता है। तो कल हम लोग पढ़े थे बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, जिसमें से बजट सत्र सबसे बड़ा था। अब है कि बजट के बारे में कहाँ बताया गया, तो अनुच्छेद 112 में बताया गया। तो बजट का अर्थ क्या होता है, एक चमड़ा का थैला होता है, लेकिन हम लोग के संविधान में इसका उल्लेख कहीं पे नहीं है, बल्कि बजट के जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा की गई। ये ध्यान देना है कि बजट के जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एक साल का जो भी हम लोग का पैसा से संबंधित जो भी विवरण होगा, आय खर्च जो भी होगा, उसके बारे में जहाँ पे विवरण दिया गया है उसी को क्या बोला जाता है, बजट बोला जाता है। लेकिन संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, उसके जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा किया गया है अनुच्छेद 112 में। बजट जो है वो लोकसभा में पहले प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, किंतु वित्त मंत्री या किसी अन्य मंत्री से इसे प्रस्तुत करवाते हैं। बजट क्या हो गया, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग की निर्मला सीतारमन जो है वो बजट पेश करती है। तो बजट जो है वो या तो राष्ट्रपति खुद कर सकते हैं या फिर राष्ट्रपति के द्वारा कोई नियुक्त किया गया व्यक्ति लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। तो बजट के बारे में आर्टिकल 112 में बताया गया है। बजट का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, इसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। और लोकसभा में सबसे पहले बजट कौन प्रस्तुत करेंगे, तो या तो राष्ट्रपति खुद करेंगे या तो राष्ट्रपति किसी मंत्री से कराएंगे या फिर उनके द्वारा कोई अन्य मंत्री से करवा सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया, बजट में एक वर्ष का राजस्व, यानी कि सिंपल सा है कि बजट में एक वर्ष का आय और व्यय की चर्चा होती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें राष्ट्रपति वित्त मंत्री जो पेश करती है या तो राष्ट्रपति खुद कर सकते हैं। तो ये सिर्फ बताते हैं कि इस क्षेत्र में इतना हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो इतना प्रॉफिट होगा, यानी कुल मिला के इसमें भाषणबाजी होता है, इससे धन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो बजट हो गया हम लोग का अनुच्छेद 112 में हो गया। पेश कौन करते हैं, या तो राष्ट्रपति खुद कर लेंगे
या तो राष्ट्रपति किसी मंत्री से करा देंगे, जैसे कि हम लोग के निर्मला सीतारमण करती है बजट पे सभी, और ये सिर्फ भाषण मात्र होता है। इसमें टोटल क्या होता है, एक साल में कितना खर्चा होगा, कितना आय होगा, वो सारा चर्चा किया जाता है। अब बजट भी दो प्रकार का होता है, एक अंतरिम बजट होता है और एक लेखानुदान बजट होता है। तो अंतरिम बजट क्या हो गया, तो चुनावी वर्ष में लाया जाता है और ये कुछ महीने के लिए होता है, ना कि पूरे वर्ष के लिए होता है। इसमें आय तथा व्यय, इसमें आय और व्यय, यानी कि अंतरिम बजट में आय कहाँ से आएगा और व्यय कितना होगा, इन दोनों के बारे में चर्चा किया जाता है। लेकिन लेखानुदान बजट में जो होता है उसमें केवल और केवल व्यय का ही चर्चा होता है, आय का चर्चा नहीं होता है। तो अंतरिम बजट में क्या हो गया, आय और व्यय दोनों के बारे में चर्चा होता है। इसको मिनी बजट भी कहते हैं। इसको ध्यान देना है कि अंतरिम बजट को हम लोग मिनी बजट भी कहते हैं, जबकि लेखानुदान बजट में एडवांस भुगतान कहते हैं, उसको अभी देखेंगे हम लोग। तो अंतरिम बजट में क्या हो गया, आय और व्यय दोनों के बारे में चर्चा होता है। चुनावी वर्ष लाया जाता है और ये पूरे साल के लिए नहीं होता बल्कि कुछ महीने के लिए होता है, जिसकी वजह से इसको मिनी बजट भी कहते हैं। अब आता है लेखानुदान। तो सेम चीज़ कि इसको भी चुनावी वर्ष लाया जाता है, ये भी कुछ महीने के लिए होता है, ना कि पूरे साल के लिए होता है। इसमें केवल व्यय के बारे में, व्यय की चर्चा होती है और इसे एडवांस भुगतान, कहते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग को बजट में दो प्रकार का बजट, एक अंतरिम बजट और एक लेखानुदान बजट। अंतरिम बजट में आय और व्यय दोनों के बारे में चर्चा होता है, और से अंतरिम और से आय, यानी कि यहाँ पे आय भी होगा और व्यय भी होगा। जबकि लेखानुदान बजट में सिर्फ और सिर्फ व्यय के बारे में चर्चा है। अंतरिम बजट को मिनी बजट बोलते हैं, जबकि लेखानुदान बजट को एडवांस भुगतान बोलते हैं, जिसका चर्चा आर्टिकल 116 में किया गया। लेखानुदान बजट अनुच्छेद 116 में किया गया है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 116 में है। इसके लिए विनियोग विधेयक की आवश्यकता नहीं है। विनियोग विधेयक क्या है, इसको हम पढ़ेंगे, नीचे ही है अनुच्छेद 114 में। तो बजट में क्या क्या हो गया कि सबसे पहला चीज़ कि बजट जो है वो हम लोग के भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में दिया गया है। बजट प्रस्तुत कौन कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति किसी मंत्री से भी करवा सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या हो गया कि बजट में जो होता है वो क्या होता है, संविधान में क्या है कि बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, उसके जगह वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया। यानी कि एक साल में जो भी हम लोग का आय और व्यय होगा उसके बारे में किसमें बताया गया है, तो बजट में बताया गया। अब बजट क्या है कि दो टाइप का बजट है, एक अंतरिम बजट होता है और एक लेखानुदान बजट। तो अंतरिम बजट में क्या हो गया कि इसमें आय के साथ साथ व्यय के बारे में बताया गया है कि कैसे आय होगा और क्या व्यय होगा। जबकि लेखानुदान बजट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग का व्यय के बारे में चर्चा होता है। अंतरिम बजट को मिनी बजट भी कहते हैं। अब आता है अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। ये क्या है विनियोग विधेयक, तो विनियोग विधेयक क्या हो गया, जैसे कि हम लोग को सरकार को धन चाहिए होता है, तो धन ऐसे ही नहीं निकल जाता है, धन निकालने के लिए हम लोग को एक विधेयक पारित करना होता है। उसी विधेयक को क्या बोलते हैं, विनियोग विधेयक। तो जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाता तब तक हम लोग संचित निधि से धन नहीं निकाल सकते हैं। तो विनियोग विधेयक के बारे में अनुच्छेद 114 में बताया गया है कि प्राक्कलन में बताया गया धन निकालने के लिए संसद में विनियोग विधेयक पारित करना होता है। जब तक विनियोग विधेयक पारित ना हो जाए तब तक धन नहीं निकाल सकते हैं। इसी कारण संसद को राष्ट्रकोष का रक्षक कहा गया। तो सिंपल सा विनियोग विधेयक क्या हो गया कि ऐसा विधेयक जिसको हम लोग जब तक पारित नहीं करवा सकते हैं तब तक हम लोग संचित निधि से धन नहीं निकाल सकते हैं, और अगर विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है तो क्लियर सा बात है कि हम लोग को धन नहीं मिलेगा। अब है अनुच्छेद 115, इसमें क्या है अतिरिक्त या फिर अनुपूरक अनुदान। इसको समझते हैं। मान लीजिए कि विनियोग विधेयक से हम लोग पारित करवा के धन निकाल लिए। अब क्या किए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम लोग लगा दें, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा ओवरब्रिज बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि बनाते बनाते हम लोग का क्या हो गया, जितना भी हम लोग अनुमान लगाए थे उससे ज़्यादा खर्चा हो गया। तो उस स्थिति में मान लीजिए कि अगर हम लोग 1000 रुपया में कोई चीज़ हम लोग का बनने वाला था, जो कि बनाते बनाते पता चले कि ये हम लोग 1000 नहीं बल्कि ये 1300 रुपया में बनेगा, तो 300 रुपये का नुकसान, 300 रुपये क्या हो गया, कम हो गया। तो इस 300 रुपया को हम लोग फिर से प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या लाते हैं, अतिरिक्त या फिर अनुपूरक अनुदान। तो अनुच्छेद 115 में बोला गया है अनुपूरक अनुदान, यानी कि जब भी विनियोग विधेयक द्वारा धन महंगाई के कारण कम पड़ जाता है, जिस कारण काम रुक जाता है,
तो काम को पूरा करने के लिए जो अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है उसी को बोलते हैं अतिरिक्त अनुदान। तो अतिरिक्त अनुदान नामक विधेयक लाया जाता है। तो विनियोग विधेयक पारित होने के बाद महंगाई की वजह से या फिर अन्य कारणवश अगर हम लोग का जो भी आय रहता है उसको बनाने के लिए जो भी खर्च आता है वो अगर कम पड़ जाता है तो उस स्थिति में हम लोग अतिरिक्त अनुदान विधेयक पारित करवाते हैं, जिससे हम लोग को बाकी बकाया राशि प्राप्त होता है। अब बजट में कटौती प्रस्ताव। तो इसमें तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला कि नीतिगत कटौती। इसमें क्या है कि इसके द्वारा बजट को अस्वीकार कर दिया जाता है और अनुदान के रूप में 1 रुपया दिया जाता है। अर्थगत कटौती में क्या हो गया कि इसके द्वारा बजट का कुछ भाग कम कर दिया जाता है। और सांकेतिक कटौती में क्या हो गया कि इसके द्वारा बजट का असहमति दिखाया जाता है और बजट में से 100 रुपये काट लिए जाते हैं। बस इसको एक दो बार पढ़ लेना है, उतना कुछ खास नहीं है। अब एक आता है गिलोटिन आता है। तो गिलोटिन सिंपल से क्या है कि जब भी समय कम रहता है तो उस समय बजट की चर्चा पर रोक लगा देता है और डायरेक्ट उसमें मतदान करा दिया जाता है। तो वही हो गया हम लोग का गिलोटिन, यानी कि चर्चा को रोक के डायरेक्ट मतदान करा देना गिलोटिन हो गया। समय के अभाव में बजट की चर्चा को रोककर उस पर मतदान कराना गिलोटिन कहलाता है। इसका उद्देश्य बजट में होने वाले विलंबन को रोकना है। अब है अनुच्छेद 116 जिसमें लेखानुदान के बारे में बताया गया। तो हम लोग अभी पढ़ें कि लेखानुदान में सिर्फ और सिर्फ व्यय के बारे में चर्चा होता है। तो ऐसा इसको समझते हैं कि लेखानुदान में आखिर बताया क्या गया। तो जैसे कि विनियोग विधेयक को पारित करने में क्या होता है कि पहले वो दोनों सदन से पारित होगा तो उस स्थिति में बहुत सारा समय लग जाएगा, लेकिन सरकार को काम जल्दी करना है तो उस स्थिति में लेखानुदान के माध्यम से वो पैसा क्या करते हैं, एडवांस में निकाल लेते हैं। तो विनियोग विधेयक को पारित कराने में सरकार को समय लगता है, अतः सरकार काम को जल्दी प्रारंभ करने के लिए लेखानुदान के माध्यम से कुछ एडवांस पैसा निकाल लेते हैं। वही क्या कहलाता है, लेखानुदान। कभी कभी लेखानुदान तो पारित हो जाता है किंतु विनियोग विधेयक पारित नहीं हो पाता है, जिस कारण काम अधूरा पड़ा रहता है। अब आता है अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक। हम लोग देख लिए अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, जबकि 110 में धन विधेयक और अनुच्छेद 117 में आ जाएगा हम लोग का वित्त विधेयक। अब देखते हैं कि धन विधेयक और वित्त विधेयक क्या है। तो हम लोग धन विधेयक को देख लें, अब वित्त विधेयक है। तो वित्त विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 117 में। अब वित्त विधेयक क्या है, तो वित्त विधेयक का संबंध वित्त से जुड़े सभी मामलों का होता है, जैसे कि राजस्व या व्यय से संबंधित व्यय, यानी कुल मिला के जो भी पैसा से संबंधित मामला है वो सारा क्या कहलाएगा, हम लोग का वित्त विधेयक कहलाएगा। अब वित्त विधेयक को 3 भाग में बांटा गया। तो सबसे पहला आता है वित्त विधेयक में धन विधेयक, जिसको हम लोग अनुच्छेद 110 में पढ़ चुके हैं। यानी कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि जितना भी धन विधेयक है वो सारा धन विधेयक वित्त विधेयक होगा। जितना भी धन विधेयक है उन सारा विधेयक के हम लोग वित्त विधेयक बोल सकते हैं। तो वित्त विधेयक में 3 भाग आ गया। पहला आ गया हम लोग का धन विधेयक, जिसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो पहला हो गया धन विधेयक। अब दूसरा आता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक 1 इसको बोल सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 117 का 1 में दिया गया। इसके अनुसार क्या हो गया कि यह भी धन विधेयक की तरह लोकसभा में पेश किया जाता है। यानी कि जिस प्रकार से धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है उसी प्रकार से वित्त विधेयक भी लोकसभा में पेश किया जाता है। यह भी धन विधेयक की तरह राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश किया जाता है। जिस प्रकार धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर आता है उसी प्रकार से वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा क्या हो गया कि वित्त विधेयक को पारित कराने के लिए साधारण विधेयक की तरह ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी कि जिस प्रकार से बाकी विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है उसको पारित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाया जाता है उसी प्रकार से वित्त विधेयक को भी पारित कराने के लिए सेम टू सेम प्रोसेस अपनाया जाता है। अब वित्त विधेयक जो कि अनुच्छेद 117 का 3 में बताया गया, तो इसमें क्या हो गया, तो इसमें जो भी हम लोग का व्यय है वो संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित उपबंध होते हैं। यानी कि इसको ऐसा समझते हैं कि संचित निधि पर, यानी कि जिस भारत का जो पैसा है, भारत का जो खजाना है उस पर जो भी हम लोग का भारित हो रहा, यानी कि अगर मोदी गवर्नमेंट अगर कहीं विदेश से अगर आए हैं बहुत सारा कर्ज लिया है तो वो भी क्या होगा कि आने वाले गवर्नमेंट को चुकाना पड़ेगा। यानी कि वो सारा पैसा भारत के खजाने से देना पड़ेगा, चाहे सरकार कोई भी हो। तो ऐसा व्यय से संबंधित उपबंध कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 117 के 3 में। तो इन विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित उपबंध है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। तो हम लोग अभी देख लिए कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया और वित्त विधेयक में 3 प्रकार का देखें, जिसमें सबसे पहला क्या था, धन विधेयक था। यानी कि जो भी धन विधेयक है वो सारा क्या होगा, वित्त विधेयक होगा। लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक जो है वो धन विधेयक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वित्त विधेयक धन विधेयक से काफ़ी बड़ा होता है। तो धन विधेयक जो होगा वित्त विधेयक होगा, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। दोनों लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसको ध्यान देना है।
इन विधेयकों की प्रक्रिया भी साधारण विधेयक की तरह होती है। इन्हें किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। तो कुल मिला के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया, जिसमें बताया गया है क्या कि वित्त विधेयक क्या होगा, तो राजस्व या फिर आय या व्यय से संबंधित जो भी चीज़ होगा वो सारा क्या कहलाएगा हम लोग का वित्त विधेयक। अब वित्त विधेयक को 3 भाग में बांटा गया। पहला हो गया हम लोग का धन विधेयक, दूसरा हो जाएगा वित्त विधेयक जो कि अनुच्छेद 117 के 1 में बताया गया है कि धन विधेयक की तरह यह भी लोकसभा में प्रस्तुत होता है और राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जाता है। और फिर आ गया क्या अनुच्छेद 117 का 3, इसमें बताया गया क्या कि प्रत्येक धन विधेयक जो होगा वो वित्त विधेयक होगा, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। अब जो भी वित्त विधेयक है वो भी धन विधेयक की तरह ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है और इसको भी बाकी विधेयक की तरह ही दोनों सदन से पारित किया जाता है, यानी कि पारित करने का प्रोसेस प्रक्रिया जो है वो हर विधेयक का सेम है। अब अनुच्छेद 120 में क्या बोला गया है कि संसद में कौन सा भाषा का प्रयोग होगा, इसके बारे में बताया गया। तो संसद में केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग हो सकता है, लेकिन वहाँ पे अगर कोई सदस्य ना तो हिंदी जानते हैं और ना ही अंग्रेजी जानते हैं तो उस स्थिति में वे लोकसभा के अध्यक्ष या फिर सभापति से अनुमति लेकर अपना क्षेत्रीय भाषा में भी बोल सकते हैं। अनुच्छेद 121 में क्या बताया गया है कि संसद जो होगा वो जजों के आचरण कार्य प्रणाली पर चर्चा नहीं कर सकता है, किंतु उन पर महाभियोग लगा सकता है। यानी कि संसद कोई भी जज के बारे में संसद नहीं बोल सकता, हालांकि उस पर महाभियोग लगा सकता है। तो अनुच्छेद 121 में क्या हो गया कि जज के बारे में संसद कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता है, हालांकि उस पर महाभियोग लगा सकता है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 122 में बताया गया है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जाँच नहीं की जाएगी, किंतु विधेयक संवैधानिक है या नहीं है इसकी जाँच की जा सकती है। यानी कि 121 में बोला गया है क्या कि संसद जज के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे कि उनका आचरण कैसा है, और अनुच्छेद 122 में बोला गया है क्या कि न्यायालय जो होगा, यानी कि जज बोल सकते हैं हम लोग कि न्यायालय जो होगा वो संसद की कार्यवाही का जांच नहीं करेगा, बस ये देखेगा कि वो जो भी विधेयक ला रहे हैं वो संवैधानिक है या नहीं है। अब है अनुच्छेद 123 यानी कि राष्ट्रपति का अध्यादेश। आर्टिकल 1, 2, 3 में राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो इसमें क्या हो गया, अध्यादेश क्या किसको बोलते हैं कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता लेकिन उस समय कानून का कोई नियम का ज़रूरत होता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर अस्थायी कानून बना देते हैं। तो वही अस्थायी कानून क्या कहलाता है, अध्यादेश कहलाता है। फिर से बता रहे हैं कि जब भी संसद का सत्र नहीं चल रहा होता, हम लोग 3 सत्र पढ़े थे, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये तीनों सत्र अगर नहीं चल रहा है, लेकिन उस स्थिति में हम लोग को कोई ऐसा नियम, ऐसा कानून का आवश्यकता है, तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति होंगे वो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर एक कानून बना देंगे, लेकिन वो कानून क्या होगा, अस्थायी रूप से होगा, और उसी अस्थायी कानून को क्या बोलेंगे हम लोग, अध्यादेश कहेंगे। और अध्यादेश का अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए, ध्यान देना है कि अध्यादेश का अधिकतम अंतराल 6 माह का होना चाहिए, और अगर 6 माह के बीच में कोई सत्र अगर शुरू हो जाता है तो उस स्थिति में अध्यादेश का शक्ति मात्र 42 दिन का हो जाता है। इसको ऐसा समझते हैं कि अध्यादेश जो होता है वो अधिकतम अंतराल कितना, 6 महीना का होना चाहिए, लेकिन अगर 6 महीना से पहले, यानी कि अगर 6 महीना तक कोई सत्र नहीं आता तो अध्यादेश खत्म हो जाएगा। तो अगर 6 महीना से पहले कोई सत्र अगर शुरू हो गया तो अध्यादेश मात्र 42 दिन का ही रह जाएगा, और उसी 42 दिन या फिर उसी 6 महीने के अंदर क्या करना होगा, उसको अगर हम लोग को कानून के रूप में रखना है, यानी कि उसको अस्थायी कानून बनाना है, तो उस स्थिति में हम लोग को संसद से पारित कराना होगा। तो आर्टिकल 1, 2, 3 में राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई संसद का सत्र अगर नहीं चल रहा है लेकिन उस समय कानून की आवश्यकता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर एक अस्थायी कानून बनाएंगे, वही अस्थायी कानून क्या कहलाएगा, अध्यादेश कहलाएगा। इसका अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए, 6 महीना होना चाहिए, लेकिन अगर इन 6 महीने के बीच में ही कोई सत्र अगर प्रारंभ हो जाता है तो अध्यादेश की शक्ति मात्र 42 दिनों की रह जाती है। इस स्थिति में सिर्फ 6 महीना या फिर 42 दिनों के अंदर ही संसद द्वारा इसको पारित करना होता है। तो अगर पारित हो जाता है तो वो बन जाता है हम लोग का अस्थायी कानून बन जाता है, लेकिन अगर पारित नहीं होता है तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। तो ये हो गया आर्टिकल 1, 2, 3 में राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो आर्टिकल 1, 2, 3 में राष्ट्रपति के अध्यादेश, और आर्टिकल 2, 1, 3 में राज्यपाल का अध्यादेश। आर्टिकल 1, 2, 3 में राष्ट्रपति का अध्यादेश, और आर्टिकल 2, 1, 3 में हो गया हम लोग का राज्यपाल का अध्यादेश। तो इस क्लास में बहुत सारा चीज़ याद करने लायक नहीं है, सारा चीज़ को समझना है, तो 1 से 2 बार वीडियो को अगर देख लेंगे तो सारा चीज़ हम लोग का क्लियर हो जाएगा। अगला वीडियो जो होगा वो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट
के बारे में होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज कितना है, हाई कोर्ट का क्या है, उनका क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे करके उनको हटा सकते हैं और कैसे करके भी बन सकते हैं। ये सारा एक वीडियो होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित होगा।